महक मुबीन है और मैं सीनियर लेक्चरर हूँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है और आज जो है मेरा पहला लेक्चर है आप लोगों के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करवाते हैं, फिर इसकी मेटाबॉलिक रेगुलेशन क्या है, फिर फर्दर जो ब्लड ग्लूकोज में हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, देन डायबिटीज़ मेलाइटस और उसकी फर्दर सब क्लासिफिकेशन। ओके, सो व्हाट इज रेगुलेशन, हाउ blood glucose levels are regulated. ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक नैरो रेंज मतलब 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल फास्टिंग रेंज है। इसके दरमियान में हो तो भी नॉर्मल लेवल्स होते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा तो हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट कहलाती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को हार्मोन्स, मेटाबॉलिक पाथवेज मिलके मेंटेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशन की, तो हार्मोन्स हमारे पास मेनली दो हैं जो कि रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकेगॉन। बोथ आर सीक्रेट बाय पेनक्रियाज। इंसुलिन सीक्रेट होता है बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको कम करता है। क्या एक्शन है इसका, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द टिश्यूज हुआ, इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस हुआ और डिक्रीज ग्लाइकोलिसिस हुआ। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका कम हो गया। तो इंसुलिन उस कंडीशन में सीक्रेट होता है जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा हो, और क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करके नॉर्मल पे ले आता है। ग्लूकेगॉन सीक्रेट होते हैं बाय द अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, और ये क्या करता है, जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हो तो ये एक्शन दिखाता है अपना। करता क्या है, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, लेकिन ब्रेक डाउन करवाता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवाता है और ग्लूकोज को बनाता है। नेट इफेक्ट क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हो जाते हैं। तो दोनों जो है वो एंटागोनिस्ट हार्मोन्स हैं, एक इंसुलिन और एक है ग्लूकेगॉन। एक हाइपोग्लाइसीमिक है, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ज़्यादा हुए उसको कम करके नॉर्मल पे ला रहा है, और ग्लूकेगॉन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है जो कम है उनको इंक्रीज कर रहा है। दोनों मिलके आपस में रेगुलेशन करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं। अच्छा, अब है मेटाबॉलिक, ये तो हार्मोनल रेगुलेशन हो गई। अब है मेटाबॉलिक रेगुलेशन। अगर हमने खाना खाया हुआ है, फेड स्टेट है हमारी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं हमारे। फिर क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, किस हार्मोन को रिलीज होना चाहिए, इंसुलिन को। फेड स्टेट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रिलीज हुआ। इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को डिक्रीज करके नॉर्मल पे ले आया, और ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो गया एज ग्लाइकोजन के तौर पे। अगर फास्टिंग स्टेट है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में कौन रिलीज होगा, ग्लूकेगॉन। और ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा देगा, बढ़ा के नॉर्मल पे ले आएगा। और इसमें जो ग्लूकोज प्रोड्यूसर वो कैसे होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन से ग्लाइकोजन की और नया ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है। जब कम हो रहे हैं तो हमें ग्लूकोज चाहिए, तो फिर ग्लाइकोजन भी टूटता है और नया ग्लूकोज भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मेटाबॉलिक रेगुलेशन। अच्छा जी, रोल ऑफ लिवर, मेन जो है इन सब चीज़ों में रोल क्या किसका है, लिवर का ही, बिकॉज द सेंट्रल ऑर्गन है मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल्स। जितने भी ग्लूकोज के स्टोर्स हैं सारे कहाँ हो रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है सबका कौन सेंट्रल ऑर्गन है जो मेंटेन कर रहा है, लिवर है। इस डायग्राम को भी आप देखें, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज हुआ। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हुआ। इंसुलिन ने ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज करके नॉर्मल पे ले आया। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारा कम होता है फास्टिंग स्टेट में, तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज होता है और वो ब्रेक डाउन करा के ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल पे ले आता है इंक्रीज करके। अच्छा, हम अपने हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बात की, मेटाबॉलिक रेगुलेशन। अब अगर हम लोग टिश्यूज की इंडिविजुअली बात करें तो टिश्यूज में क्या होता है, नंबर वन पे आता है हमारे पास ऑफ कोर्स लिवर, मेन ऑर्गन जो है। इट्स अ प्राइमरी रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फैटी स्टेट में क्या करता है, ग्लट टू क्या है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कैरी करता है, करियर प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
इन लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और किडनी में। इसके अलावा और क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस करवा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस करवा रहा है और लाइपोजेनेसिस। जबकि फास्टिंग स्टेट में क्या करवा रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करा रहा है ताकि वो ब्रेक डाउन हो और हमें एनर्जी मिले फास्टिंग स्टेट में। इसके अलावा ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी करवा रहे हैं यानी कि जो नॉन ग्लूकोज सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टेट, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, वहां से भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा रहा है। तो लिवर भी दोनों काम करता है, फैट स्टेट में उसको तोड़ रहा है, फैट स्टेट में जो है ग्लूकोज का अपटेक कर रहा है और फास्टिंग स्टेट में उसको तोड़ रहा है और नया ग्लूकोज बना रहा है। स्केलेटल मसल्स, इट्स द मेजर साइट फॉर ग्लूकोज डिस्पोजल। अब इसका फंक्शन क्या है स्केलेटल मसल का, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक GLUT4। GLUT4 क्या होता है, इंसुलिन रेगुलेटेड प्रोटीन होता है, रिस्पांसिबल फॉर इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक इनटू द स्केलेटल मसल्स, इनटू द एडिपोज टिश्यू और कार्डियक मसल्स में। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स और क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस करवाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस फॉर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लैक्टेट एंड एलेनिन फॉर द ग्लूकोन्यूजेनेसिस के लिए। इसके अलावा एक हार्मोन होता है हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एक की एंजाइम है, लिवर और किडनी में होता है, जो कैटेलाइज करता है फाइनल स्टेप ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस का और ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। तो स्केलेटल मसल्स में ये हार्मोन एंजाइम नहीं होता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम स्केलेटल मसल्स में नहीं होता, इसलिए ये ग्लूकोज को रिलीज नहीं कर सकते। पेनक्रियाज, हमने टिश्यूज में क्या पढ़ लिया, ऑर्गन्स में लिवर पढ़ लिया, स्केलेटल मसल, नाउ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी दो हार्मोन्स हमारे पास आते हैं, इंसुलिन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स, और इंसुलिन क्या कर रहा है, प्रमोट कर ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को एंड स्टोरेज को, यानी कि जो हाई लेवल्स हो गए शुगर के उसको प्रमोट कर रहा है कि वो ग्लूकोज यूज हो और स्टोर हो ताकि वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए कम होके। और ग्लूकेगॉन विच इज सीक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स, और इसका काम क्या है, ये प्रमोट कर रहा है ग्लूकोज की प्रोडक्शन, यानी कि जो लेवल्स कम हो गए हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोन्यूजेनेसिस के जरिए और ग्लूकोज बना के उसके लेवल्स को बढ़ा के नॉर्मल पे लाएगा। अब आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू रेगुलेट्स लिपिड ग्लूकोज इंटरेक्शन, और इसका फंक्शन क्या होता है, वही GLUT4 जो क्या था, करियर प्रोटीन था जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा था ग्लूकोज को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कहाँ कहाँ पे, लिवर में, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन और किडनी में। इसके अलावा ये लाइपोजेनेसिस भी करवाता है, और लाइपोलाइसिस अगर फास्टिंग स्टेट है तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है और रिलीज होते हैं फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल। तो हमारे पास चार ऑर्गन से टिश्यूज कौन कौन से हो गए, लिवर, स्केलेटल मसल्स हो गए, इसके अलावा पेनक्रियाज और लास्ट पे एडिपोज टिश्यू। अब अगर हम बात करें, हमने पहले हार्मोनल रेगुलेशन देखा, इसके अलावा हमने ऑर्गन या टिश्यू रेगुलेशन देखा। अब अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रेगुलेशन की, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। मेन हार्मोन्स जो है दो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, जो कि एंटागोनिस्टिकली एक्ट कर रहे हैं, और काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करना, रेगुलेट करना, कि वो कम हो तो कौन सा हार्मोन या ऑर्गन एक्ट करे तो नॉर्मल पे आ जाए, या वो ज़्यादा हो तो कौन सी चीज़ एक्ट करे कि वो नॉर्मल पे आ जाए। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज की, तो metabolic regulation refers to control of blood glucose by interconversion of carbohydrates, fats and protein in different tissues, mainly liver, according to the nutritional state. अगर फैट स्टेट है, ठीक है ना, खाना खाया है, खाना खाने के बाद क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ते हैं तो हमेशा क्या रिलीज होता है, इंसुलिन। इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। अब उसने क्या क्या किया है, ग्लाइकोलाइसिस करवाया, ग्लूकोज को तोड़ा एनर्जी के लिए, ग्लाइकोजेनेसिस करवाया, जो ग्लूकोज को स्टोर किया एज अ ग्लाइकोजन के तौर पे, और लाइपोजेनेसिस करवाया, यानी कि जो एक्सेस ग्लूकोज था उससे क्या बना, फैट एडिपोज टिश्यू में जमा हो गया। इसके अलावा कुछ हमारे पास इनएक्टिव पाथवेज भी आते हैं, जैसे कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस वो कम होगा और ग्लाइकोजेनेसिस वो भी कम होगा, और रिजल्ट क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज कम होकर नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंसुलिन का क्या काम हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब भी ज़्यादा होते हैं तो ये अपना ग्लाइकोलिसिस के जरिए, ग्लाइकोजेनेसिस के जरिए या फिर लाइपोजेनेसिस के जरिए उसको नॉर्मल कम करके नॉर्मल पे लेके आती है। अब अगर फास्टिंग स्टेट है तो फास्टिंग स्टेट में क्या चीज़ एक्ट करती है, फास्टिंग स्टेट में आपके क्या है, बिटवीन द मील्स अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, यानी फास्टिंग स्टेट है, खाना खाने का टाइम हो गया है, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट है, उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है,
ग्लूकागॉन एक्शन करता है। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के नॉर्मल पे लेके आना। और ये क्या किस तरीके से एक्ट करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि जो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर हुआ था, जो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करी थी, उसे तोड़ेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होगी, तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज। इसके अलावा ये और ग्लूकोज बनाता है फ्रॉम द नॉन ग्लूकोज सोर्सेज सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा लाइपोलाइसिस, ऑफ कोर्स फैट ब्रेक डाउन, जिससे हमें फैटी एसिड्स मिलेंगे। अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी ब्लड पिक्चर आ रही है, लेकिन ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं जो कि बिल्कुल याद होने चाहिए। अब इसमें 3 दिए हैं, एक नॉर्मल, एक प्री डायबिटिक और एक डायबिटिक लेवल्स होते हैं, ठीक है? और 3 तरीके से हम लोग ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करते हैं, मोस्टली फास्टिंग और रैंडम तो आपको आने चाहिए, एक फास्टिंग और एक रैंडम। फास्टिंग, अगर 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान में आपकी रेंज आ रही है फास्टिंग में, तो इसका मतलब नॉर्मल ब्लड शुगर है। अगर फास्टिंग स्टेट है और ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ रहा है, तो इट मीन्स प्री डायबिटिक है। और अगर फास्टिंग स्टेट में ही ब्लड शुगर लेवल 125 को क्रॉस कर गया, यानी कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो डायबिटिक। इसी तरह अगर रैंडम ब्लड शुगर है, आपने ऐसे चलते फिरते, मतलब आपने फास्टिंग नहीं की थी, आपने ऐसे चलते फिरते, आपने खाना खाया थोड़ी देर में, आपने अगर करवा लिया अपने ब्लड शुगर लेवल्स, और अगर 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ रहे हैं रैंडम, तो नॉर्मल है। अगर 140 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आपकी रेंज आ रही है रैंडम, तो इट मीन्स प्री डायबिटिक। और अगर 200 से ज़्यादा आ रही है, 200 से ज़्यादा, तो इट मीन्स डायबिटिक है। तो ये फास्टिंग बाईपास के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रेंजेस, ऑस्पी में भी फास्टिंग और रैंडम ब्लड शुगर लेवल, यानी कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए फास्टिंग में और नॉर्मल रैंडम में कितनी। प्री डायबिटिक जो है फास्टिंग स्टेट में कितनी होनी चाहिए और प्री डायबिटिक की रैंडम कितनी होनी चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो फास्टिंग करवा रहा है, तो उसमें क्या रेंजेस होती हैं, और किसी को डायबिटीज़ है और उसका रैंडम ब्लड ग्लूकोज है, तो कितना आना चाहिए। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्पी और वाइवा के लिहाज से। अच्छा, ये जो हमने रेंजेस की बात की, ये तो हमारे पास आता है नॉर्मल और प्री डायबिटिक या डायबिटिक। अब आता है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कम हो रहे हैं, ठीक है? तो कम भी एक कॉमन कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया, जिससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन की प्रोलॉन्ग फास्टिंग, स्टारवेशन, बहुत लंबा पीरियड हो गया कुछ खाया नहीं है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पेलनेस, भूख लगना शुरू हो जाती है, थकन फील होती है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये इसके मेन कॉमन सिम्टम्स हैं। और बहुत सिवियर स्टेज में लॉन्ग लॉन्ग हो गई है स्टारवेशन, तो बेहोशी भी हो सकती है, मतलब आप फेंट भी हो सकते हैं। अब है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं आपके, ठीक है? चाहे वो फास्टिंग है चाहे वो रैंडम है, दो तरीकों से हम मेजर करते हैं मोस्टली। तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स आपके पास क्या होंगे? बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, यूरिनेशन ज़्यादा होगी, ब्लर विजन होगा, थकन महसूस होगी, एंग्जाइटी इसमें भी होती है। और इसके अलावा जो आपकी अगर कोई ज़ख्म हो जाए, कट या वूंड, तो उसकी जो हीलिंग है वो प्रोसेस बहुत आहिस्ता हो जाता है। तो ये मेन हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि क्लिनिकली भी नज़र आती हैं। जैसे कि अगर पेशेंट आपका आता है अचानक से बेहोशी के साथ आए, तो आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और आपकी उसकी शुगर फौरी टेस्ट करवाते हैं। तो यूजली 70 to 80% केसेस में जो इमरजेंसीज में आते हैं फेंट के साथ, अगर उनको एक्सक्लूड कर दें आप हार्ट या कोई और चीज़, तो मोस्टली हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स ही आते हैं। तो उनको आप डेक्सट्रोज की, ग्लूकोज की ड्रिप इंजेक्ट करते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाते हैं फौरन। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ा अभी? ब्लड रेगुलेशन पढ़ी हमने, किस तरीके से पढ़ी? हार्मोन्स की रेगुलेशन पढ़ी, ऑर्गेनिक टिश्यू रेगुलेशन पढ़ी, उसकी फिर मेटाबॉलिक रेगुलेशन पढ़ी, फिर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ठीक है? अब अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दोबारा से हार्मोन्स का दे दूँ, तो मेन दो हार्मोन्स कौन से थे? एक इंसुलिन था और एक था ग्लूकेगॉन। दोनों एक एंटागोनिस्ट हार्मोन है, यानी कि ऑपोजिटली एक्ट करते हैं। इंसुलिन कब एक्ट करता है? ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए बात, कि इंसुलिन कब एक्ट करता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्या काम होता है उसका? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आना।
और ग्लूकोज को स्टोर करना। जबकि ग्लूकागॉन कब एक्ट करता है, जब आपकी स्टार्वेशन लॉन्ग कंडीशन ऐसी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डिप्लीट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो वो एक्ट करता है और वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है उसको तोड़ के भी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज करके नॉर्मल पे लेके आता है। अब इसी तरह ब्लड ग्लूकोज से रिलेटेड एक कंडीशन है क्लिनिकली जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का एक ग्रुप है, एक बहुत सारे डिजीजेस का मतलब एक खुद एक डिजीज नहीं है, उसके अराउंड बहुत सारी मिक्सचर है चीज़ों का। तो क्लिनिकल सिंड्रोम है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। और ये होता क्यों है? या तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी इंसुलिन की, या फिर बोथ, दोनों है। यानी कि डायबिटीज क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं। और किस वजह से होते हैं? या तो इंसुलिन कम है या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या दोनों चीज़ें हो सकती है कि इंसुलिन नहीं भी बन रहा या फिर इंसुलिन जो है वो कम प्रोवाइड हो रहा है। दोनों कंडीशन क्या कॉज कराती है? हाइपरग्लाइसीमिया विच कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस देखी जाए तो इसमें क्या होता है? इनसफिशिएंट, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही है। क्लिनिकल सिंड्रोम था जिसमें क्या होता है? इंसुलिन या तो नहीं है या तो कम है। तो अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन है तो क्या होगा? रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ द ग्लूकोज होगा, यानी कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत बड़े हुए हैं, आप उसको कम करना है लेकिन कम करने के लिए इंसुलिन नहीं है। ठीक है, तो रिड्यूस टिश्यू, तो वो बॉडी में ग्लूकोज जो है वो नहीं फैल रही है, यानी कि टिश्यूज जो है उनको ग्लूकोज नहीं मिल रही है, क्योंकि तो क्या होगा? रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक, रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ ग्लूकोज होगा, जिसकी वजह से दो चीजें होती हैं। एक तो इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया होगा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, अपटेक कम हो रहा है ग्लूकोज का, और जो सेल्स के अंदर है वहां पे ग्लूकोज पहुंच नहीं रहा, तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। और बाहर क्या हो रहा है? बाहर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं, वहां पे क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। अब जो इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इट कैन लीड टू ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसकी वजह से क्या बनेगा? और ग्लूकोज बनना शुरू है, क्योंकि सेल्स को नहीं मिल रहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि बाहर की सोर्सेस से भी ग्लूकोज बन रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक तो फैट्स ब्रेक डाउन, क्योंकि बाहर की सोर्सेस से भी ग्लूकोज हमने बनाया तो फैट भी ब्रेक डाउन हो रहा है, और जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो कीटोन लेवल्स बढ़ते हैं, जब कीटोन लेवल बढ़ते हैं तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के चांसेस होते हैं। और दूसरा काम क्या कर रहा है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, पॉलीफेजिया हो रहा है, सारे जो उसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं इंक्रीज ग्लूकोज की वजह से। ठीक है, तो ये तो इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा। दूसरा काम क्या हो रहा है? बाहर जो है वो हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है एक्स्ट्रा सेलुलरली। अब इसमें दो कंडीशंस हो रही हैं हमारे पास। एक तो हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा हो गया है। जब हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा होता है तो क्या होता है? सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं। सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिक कोमा की कंडीशन हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। और दूसरा काम क्या हो रहा है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो वीनल थ्रेशोल्ड जो है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि किडनी की कैपेसिटी होती है कि ग्लूकोज को होल्ड करके रखे। अगर वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, तो यूरिन में भी ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो जाता है, जो कहते हैं ग्लूकोसूरिया। तो यूरिन में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज अपीयर होना शुरू हो जाएगा अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया। और जब हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होती है डायबिटिक की, तो उसमें भी यूरिन में अपीयर होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज। तो ऑस्मोटिक डायूरिसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा? आपको प्यास लगेगी, ज़्यादा यूरिनेशन ज़्यादा होगी, हाइपोकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है डायबिटीज मेलाइटस की, जिसमें सेल्स के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया और बाहर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट हो रही है बिकॉज इंसुलिन इनसफिशिएंट है। अच्छा, डायबिटीज जो है वो तीन टाइप्स की बेसिकली होती है, लेकिन इसके अलावा दो और भी टाइप्स हैं, वो भी होती हैं लेकिन उतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो ये तीन टाइप्स हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक टाइप 2 और एक है जेस्टेशनल। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस यूजुअली यंग एज में होती है, बच्चों में भी होती है। टाइप 2 जो होती है यूजुअली ओल्डर में होती है, और जेस्टेशनल प्रेगनेंसी में होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। टाइप 1 जो है उसका आपका अक्यूट ऑनसेट होता है। टाइप 2 जो होता है उसका ग्रेजुअल एंड सीरियस ऑनसेट होता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज आपको जब प्रेगनेंसी में रूटीन टेस्टिंग आप करते हैं उससे पता चलती है, जो प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाते हैं ना रेगुलर टेस्ट, उससे पता चलती है कि क्योंकि डेवलप ही सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है।
टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें आपका ओवर वेट, क्योंकि डायबिटिक्स जो होते हैं, डायबिटीज़ जिनको होती है उनका अक्सर वेट गेन हो जाता है बिकॉज पॉलीफेजिया भी हो रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ओवर वेट टाइप 1 जो होता है उसमें इतना ज़्यादा वजन नहीं बढ़ता, टाइप 2 में वजन बढ़ता है और जेस्टेशन में भी बढ़ सकता है। टाइप 1 का मेजर कॉज क्या होता है कि यहाँ पे इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है, इंसुलिन डेफिशिएंसी है। टाइप 2 में क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि इंसुलिन तो है मौजूद, लेकिन वो हमारे पास रिसेप्टर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो सेल्स तक पहुंच सके, अपटेक हो सके इंसुलिन का, रेजिस्टेंस है। और जेस्टेशन क्या होता है, यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लेसेंटल हार्मोन्स की वजह से। टाइप 1 इतनी कॉमन नहीं है, मेनली टाइप 2 जो है डायबिटीज मेलाइटस वो कॉमन है, और जेस्टेशनल भी कॉमन है लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये इसके 4-5 जो है मेजर डिफरेंसेस आने चाहिए। अब अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज का एक क्लासिकल ट्रायड होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया का, कि आपको इसमें प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है और यूरिनेशन ज़्यादा होती है। अब इसके रीजंस क्या हैं? इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है ड्यू टू ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, जिसको कहते हैं पॉलीयूरिया। प्यास क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि डिहाइड्रेशन, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था ना, डिहाइड्रेशन हो रही है, इसकी वजह से प्यास भी ज़्यादा लगती है। और ग्लूकोज सेल में पहुंच ही नहीं रहा, इंट्रासेलुलर तो हाइपोग्लाइसीमिया है ना, सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, तो सेल्स हंग्री हैं, तो इंक्रीज हंगर जो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंच रहा, तो उसकी वजह से सेल्स का हंगर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से पॉलीफेजिया होता है। तो ये 3 क्लासिकल इसका ट्रायड है जिसका रीजंस ये हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। तो डायबिटीज़ जो है, अब उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ उसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है, इसके अलावा कुछ उसकी एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। अच्छा, मेजर कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोवास्कुलर भी हो सकती है और मैक्रोवास्कुलर भी। माइक्रोवास्कुलर में आई डैमेज हो सकता है, जिसमें आपकी डैमेज हो सकता है आई के वेसल्स, इसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। किडनी में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं किडनी को डैमेज हो सकते हैं, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज की वजह से किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी भी हो जाती है। इसके अलावा न्यूरोपैथी, ठीक है। तो क्या क्या होता है, आई डैमेज हो सकती है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी भी हो सकती है। मैक्रोवास्कुलर की बात करें तो ऑफकोर्स ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेरिब्रोस्कुलर डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट में हाई ब्लड प्रेशर ऑफकोर्स रहने लगेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके अलावा पेरी एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, बाकी वेसल्स जो होती हैं, पेरिफेरल वेसल्स जो होती हैं, कैन रिजल्ट, वो नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से वहाँ पे भी ब्लड फ्लो जो होता है पहुँचता नहीं है। तो जो अगर आपको कहीं जख्म हो जाए, कट लग जाए, तो उसकी हीलिंग बहुत डिले होना शुरू हो जाती है सारी। इट कैन लीड टू गैंग्रीन, आपको पता ही नहीं चलता जख्म आपका हुआ और वो खराब होता गया, क्योंकि आपको उसको फील ही नहीं होता, नमनेस हो जाती है, जाके जो नर्व्स होती है ना बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, तो आपको पता नहीं चलता, आपका पैर गैंग्रीनस हो जाता है, फिर उसको एम्प्यूटेट करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रो मैक्रोवास्कुलर। अब एक है, दो हमारे पास मेजर डायबिटिक इमरजेंसीज है, ये तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो गई जो कि डायबिटिक, अगर आपने डायबिटीज को ट्रीट सही तरीके से नहीं किया, कैन लीड टू दीज कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन दो हमारे पास एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज है जिसमें आपको फौरी हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है। एक है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड होता है टाइप 1, और ये टाइप 1 डायबिटीज वायरस की पहली प्रेजेंटेशन के तौर पे भी आपको पता चल सकता है कि डीके है, ठीक है। अच्छा, इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कैसे आपको पता चलेगा। कीटोनीमिया, स्टोन बॉडीज जो हैं वो आपको 3 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल 11 मिलीमोल पर लीटर, और बाइकार्बोनेट के लेवल्स आपको 15 मिलीमोल पर लीटर से कम, या पीएच आपका 7.3 से कम मिल रहा है। 7.3 से कम मीन्स एसिडिक की तरफ जा रहा है। तो ये 3 इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ये बाइकार्बोनेट, ब्लड ग्लूकोज लेवल और कीटोनीमिया, तीनों आपके लेवल्स के बीच में है, तो इसका मतलब डीके है। मैकेनिज्म क्या है, डीके है क्या? अच्छा, डायबिटीज में क्या हो रहा था, इंसुलिन डेफिशिएंसी है या इंसुलिन इनसफिशिएंट है। अब इंसुलिन डेफिशिएंसी इनसफिशिएंट है तो हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रही है, जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, मसल्स, फैट, उनके पास ग्लूकोज नहीं जा रहा, ठीक है, वो बाहर है। बाहर है तो बाहर क्या करा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा है। इसके अलावा इंक्रीज हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन भी हो रही है, यानी कि इंक्रीज ग्लूकोन्यूजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो रही है, जिसकी वजह से यानी कि और ग्लूकोज टूट रहा है, जिसकी वजह से और जो हाइपरग्लाइसीमिया था और वर्सन हो गया। इसके अलावा
इंसुलिन नॉर्मली इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, लेकिन अब नहीं है इंसुलिन तो लाइपेज भी जो है वो अपना फंक्शन में आएगा और लाइपोलाइसिस करवाएगा। जब लाइपोलाइसिस होती है तो हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स भी ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं एंड दीज फ्री फैटी एसिड्स ट्रांसपोर्ट होता है लिवर में, वहाँ पे वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, एसिटाइल को कन्वर्ट होता है कीटोन बॉडीज में। थ्री मेन कीटोन बॉडीज है हमारे पास, एसीटोन, एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। कीटोन बॉडीज जो कि एसिडिक होती हैं, इसकी वजह से डायबिटीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं कीटोन बॉडीज की वजह से। मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हमारे पास, हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हुआ, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुई, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होना शुरू हो गए। और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसकी वजह से पेशेंट जो है उसमें पॉस्टमॉर्टम रेस्पिरेशन की डीप ब्रीथिंग होती है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो डीप ब्रीथ करता है वो, ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, कस्टमर्स ब्रीथिंग होती है इससे और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अच्छा, अब हम आते हैं हाइपर ऑस्मोलर, ये सेकंड, एक इमरजेंसी क्या होगी डायबिटीज की, एक तो हो गई हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डीकेए, एक और डायबिटीज हमारे पास एक इमरजेंसी है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। ये क्या चीज है, इट्स सीरियस, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, डायबिटिक की इमरजेंसी है, जिसमें होता क्या है, एक acute complication of type 2 diabetes mellitus है, which is characterized by severe hyperglycemia। इसमें बहुत शदीद हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जो वो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा। एक्सट्रीम हाइपरऑस्मोलरिटी यानी कि 320 मिलीऑस्मोल्स पर केजी से भी ज़्यादा ऑस्मोलरिटी और सिवियर डिहाइड्रेशन और एब्सेंस या मिनिमल कीटोसिस, ठीक है, तो इसके थ्री कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एचएचएस या हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के, सिवियर हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सट्रीम हाइपरऑस्मोलरिटी और एब्सेंस और मिनिमल कीटोसिस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, क्योंकि डायबिटीज है, रिलेटिव या इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई, इट कैन लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया बट इनफ इंसुलिन टू प्रिवेंट लाइपोलिसिस, लेकिन इतनी इंसुलिन होती है इस कंडीशन में कि वो प्रिवेंट कर देती है लाइपोलिसिस और कीटोसिस को। और मार्क्ड हाइपरग्लाइसीमिया कॉज ऑस्मोटिक डायूरेसिस, प्रोफाउंड वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, हाइपोस्मोलैरिटी कॉज फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर, स्पेशली ब्रेन सेल्स में जाता है, ठीक है, तो डीके और एचएचएस की अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंस क्या है, डीके में हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, एचएचएस में सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। डीके में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था कीटोन बॉडीज की वजह से, और एचएचएस में आपका जो है वो पीएच 7.3 से ज्यादा होता है, अल्कलाइन की तरफ जाता है। डीके में कीटोनीमिया हो रहा था, कीटोन बॉडीज बढ़ रही थी, यहाँ पे मिनिमल या फिर नेगेटिव कीटोनीमिया है, वहां पे वॉल्यूम डिप्लीशन हुई थी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिप्लीशन मिलेगी डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, और डीके की प्रेजेंटेशन हमेशा अक्यूट होती है यूजली, और एचएचएस जो होता है लॉन्गर कोर्स ऑफ इलनेस जो है वो शो करता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, सिवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत सिवियर ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो सकता है, सिवियर डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई माउथ हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, इसमें क्या लिथार्जी फील होगी, कंफ्यूजन होगी, सीजर्स होगा, कोमा, और इसमें नो सिग्निफिकेंट कीटोएसिडोसिस, इसमें आपको कीटोएसिडोसिस नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस क्या है मेनली डीके और एचएचएस में, तो ये दोनों मेडिकल इमरजेंसीज है डायबिटीज की। और कॉम्प्लिकेशंस ये हो गई हमारे पास, जो कि माइक्रो मैक्रोवस्कुलर, इसमें यूजली रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी आता है, इसके अलावा पेरिफेरल वस्कुलर डिसीजेस कैन लीड टू गैंग्रीन एंड कैन लीड टू एम्पुटेशन। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन का और डायबिटीज का, ठीक है, इसमें कोई आपको समझना है तो फिर आप लोग इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसको आप अच्छी तरीके से एक दफ़ा रिवाइज करें, पढ़ें, और कुछ ना समझ में आए तो फिर आप आके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफ़िज़।